मैं वहां बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए गया था। बीजेपी और आरएसएस को शिकस्त देने के लिए मैं दावनगिरी गया हुआ था। फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए मैं दावनगिरी गया हुआ था। लेकिन अफसोस के सस्ती शोहरत के लिए चंद लोग सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दावनगिरी में वोटों को बांटने, खास तौर पर मुस्लिम वोटों को तकसीम करने के लिए खुलेआम कोशिशें हुई हैं। इस मामले में कांग्रेस पार्टी नजर रखे हुए है। दावनगिरी साउथ बाई इलेक्शन में पसे पुश्त क्या साजिशें हुई हैं, किसने वोटरों को भड़काया है, किसने वोटरों को उकसाया है, ये तमाम रिपोर्टें कांग्रेस पार्टी के सामने हैं। वोटों को बांटने की हुई कोशिशों के बावजूद दावनगिरी में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होगी। एमएलए रिजवान अरशद ने इन ख्यालात का इजहार किया। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए रिजवान अरशद ने कहा कि दावनगिरी साउथ में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं मुस्लिम लीडरों से भूल चूक हुई है। टिकट के लिए सिर्फ एक नाम पेश किया गया जो एमएलसी अब्दुल जब्बार का था। टिकट के सिलसिले में दावनगिरी के मुकामी मुस्लिम लीडरों, कांग्रेस के कारकुनों से कोई मीटिंग नहीं हुई। एमएलए रिजवान अरशद ने कई अहम सवालात से पर्दा उठाते हुए दावनगिरी साउथ के सिलसिले में सूरत हाल को वाजह करने की कोशिश की। एमएलसी नसीर अहमद पर लटक रही तलवार के सिलसिले में पूछे गए सवाल का भी रिजवान अरशद ने जवाब दिया। किसी के इस्तीफे या किसी के खिलाफ कार्रवाई की मैंने सिफारिश नहीं की है। अलबत्ता कांग्रेस पार्टी के पास जो रिपोर्ट्स आए हैं उस बुनियाद पर फैसला लिया जा रहा होगा। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि सोशल मीडिया में किसी के इशारे पर या सस्ती शोहरत के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वालों से लोग होशियार रहें। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हमारा दुश्मन कौन है? इस मुल्क का दुश्मन कौन है? इस मुल्क के समाज को कौन तोड़ना चाह रहा है? रियासत कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात 2 और उसमें खुसूसन दावनगिरी साउथ का जो इलेक्शन हुआ है उसको लेकर बहुत सारी सियासत हुई है, बहुत सारी चीज़ें बोली और कही जा रही हैं। और उस इलेक्शन को लेकर के बहुत सारे लोगों ने हमारी तनकीद भी की है कि आप वहाँ क्यों गए, किस वजह से गए, क्या करना चाह रहे थे। तो मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि मैं और मेरी पार्टी के सारे लीडर्स, चाहे सलीम अहमद साहब हों, तनवीर सेठ साहब हों, एम.ए. हारिस साहब हों, बिल्किस बानो साहिबा हों, रहीम खान साहब हों और एक नौजवान एमएलए यासिर पठान हों, हम सब वहाँ गए थे क्योंकि जो सीधा सीधा मुकाबला था वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था। और कहीं भी क्यों ना हो, जब किसी मुकाबले की बात होती है और हमारे सामने बीजेपी और आरएसएस खड़ी है तो हम इस बीजेपी और आरएसएस को शिकस्त देने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी के इस मुकाबले में कांग्रेस की तायीद करना, कांग्रेस का प्रचार करना और बीजेपी को शिकस्त देना, यह हमारा बुनियादी फरीजा है। वो फर्ज हमने निभाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद कि हमारे लोगों का वोट बांट दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में इसको बांटकर बीजेपी को सीधा सीधा इसका फायदा पहुंचाया जाए। इसके बावजूद भी, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा देखा
कि 8-10 दिन जो हम दावणगेरे में रहे, हमारे लोग खुलकर वोट बांटने की कैंपेन कर रहे थे, मुत्तहिद होने की नहीं, वोट बांटने की कैंपेन, और खुलकर बीजेपी का साथ दे रहे थे। एक अमन पसंद शहर दावणगेरे, जहां पे एक अच्छी खासी आबादी अक़लियतों की, खुसूसन मुसलमानों की, जिस शहर का पहला पिछले जमाने में भयंकर फिरका वाराना फसादात का रिकॉर्ड रहा है, ऐसे शहर का अमन क्या बीजेपी जीतकर कोई आरएसएस का बंदा अगर एमएलए बन जाए तो क्या वो अमन भाईचारा बरकरार रहेगा? क्या ये अक्लमंदी है कि हम कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जिता देते, एक आरएसएस के बंदे को इख्तिदार दे देते? क्या इस कौम के मुफाद के लिए ये सही है कि हम आरएसएस को, बीजेपी के लोगों को जितवाकर हम कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को जिता देते हैं? ये अलग बात है कि हमने वो सीट पूछी थी, और जब तक सीट पूछे हम सब मुत्तहिद थे, सारे लीडर्स ने मिलकर वो सीट पूछी। एक मुस्लिम नुमाइंदे के लिए वो सीट पूछी गई, और ये हमारा हक था कि हम सीट पूछें, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हमें मिलनी भी चाहिए थी। लेकिन मैं साफ अल्फाज में ये कहना चाहूंगा कि अगर आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मुस्लिम उम्मीदवार को, नुमाइंदे को अगर टिकट नहीं मिली, तो इसके सीधे सीधे जिम्मेदार हम सब मुस्लिम कायदीन हैं, हम सब हैं, जिसमें जमीर अहमद साहब भी हैं, नसीर अहमद साहब भी हैं, मैं भी हूं, तनवीर सेठ साहब भी हैं, हारिस भाई भी हैं, सारे जितने भी कायदीन हैं। क्योंकि जब कोई सीट, हाँ हमारी आबादी है और हम वो सीट लेना चाहते हैं, 40 साल से किसी और कौम के पास है, तो कितनी मसलियत आमेजी से हमें काम लेना चाहिए। क्या हमने वो काम ऐसे लिया? ये मेरा पहला सवाल है। जब मुस्लिम एमएलएस की मीटिंग हुई, एमएलसीज की मीटिंग हुई इसी इलेक्शन के मुताल्लिक, और ये गुफ्तगू की गई कि किसका नाम हम आगे करेंगे, तब सिर्फ एक लीडर का नाम प्रपोज करने की बात हुई, वो है जनाब अब्दुल जब्बार साहब, जो एमएलसी है, उसी दावणगेरे शहर से, वो सिटिंग एमएलसी भी रहे हैं अभी। हालांकि अगर हम उस सीट को लेने के लिए बहुत संजीदे होते, अगर हम संजीदगी से काम लेते, तो हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नाम दे सकते, एक पैनल ऑफ नेम्स देना चाहिए था। लेकिन उस मीटिंग में तय किया गया कि सिर्फ एक ही नाम बोलेंगे और जब्बार साहब का ही नाम बोलेंगे, और किसी का नाम नहीं लिया जाए। यह हकीकत है, कोई इनकार नहीं कर सकता। जितने एमएलए और एमएलसी जो उस वक्त उस मीटिंग में आए थे, हालांकि हमारा नौजवान एमएलए पठान ने इस बात पर ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, हमें सबका नाम लेना चाहिए, जितने लोग एस्पिरेंट्स हैं उन सबका नाम देना चाहिए, पार्टी को ऑप्शन देना चाहिए। तो उनकी बात को भी नजरअंदाज करके और उन पर थोड़ा जोर डाल के कि ऐसा कैसे होगा, हम एक ही नाम देंगे, एक ही नाम हम पार्टी में लेकर गए।
चीफ मिनिस्टर साहब से मिले उस दिन हम वहीं से, और चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी एक ही नाम दिया गया। हालांकि उन्होंने पूछा कोई और है आपकी नजर में, तो एक हमारे सबसे सीनियर कायदीन में से एक ने कहा, सर आप अगर जब्बार साहब को दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो किसी और कौम को दे दीजिए, चाहे आपकी कौम क्यों ना हो, आप दे दीजिए। ये सबके सामने हुआ है, ये कोई बंद कमरे में अलग सिर्फ वो और सीएम नहीं थे, कहीं सुनी बात नहीं है, मैं भी सामने हूं, दूसरे एमएलए भी सामने हैं। अगर हम सीरियस होते कि ये सीट लेना है तो हम सबको क्या करना चाहिए था, सीनियर कायदीन को कम से कम क्या करना चाहिए था कि दावनगिरे में कितने लोकल लोग हैं, उम्मीदवार हैं जो सीरियस हैं, उनको बुलाना चाहिए था, बैंगलोर बैठना चाहिए था, बात करना चाहिए था, समझना चाहिए था। क्या एस्पिरेंट्स की मीटिंग बुलाई गई कि कितने उम्मीदवार हैं, कौन लड़ना चाहता है, किसकी क्या कैपेसिटी है, एक पैनल ऑफ नेम्स बना दिया गया? नहीं, कोई एस्पिरेंट की मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई पैनल ऑफ नेम्स नहीं बताया गया, दिया गया पार्टी को सिर्फ एक नाम। तो हमने एक लीडर के लिए टिकट मांगी, एक फर्द के लिए टिकट मांगी, हमने कौम के लिए टिकट नहीं मांगी। अगर कौम का एमएलए चाहते कि एक मुस्लिम नुमाइंदा बने, हम 2 से 4 नाम दे सकते थे, या हम ये कहते मल्लिकार्जुन को, ठीक है 4, आप इतने साल हमारे वोट से आप बनते आए हो, आप ही क्या कोई साथी, कोई मुस्लिम लीडर आपके साथ जो जुड़ा है उसी को दे दो, हम काम करेंगे, ये भी तो बात हो सकती थी। मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को सबके साथ जोड़कर यह कह रहा हूं कि हमारी नाकामी है और हमने सियासी बसीरत के साथ काम नहीं किया, दूरंदेशी के साथ हमने उस वक्त फैसले नहीं लिए, कोई मसलिहत हमारे फैसलों में नहीं थी, और वो सीट चली गई। और जब जिस दिन उस सीट को उन्हीं को देने का फैसला किया गया, उस दिन ईद के दिन भी एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें हम सब थे, जमीर साहब थे, नसीर साहब थे, सलीम अहमद साहब थे, मैं था, हारिस भाई थे, नासिर हुसैन साहब थे, हम सब थे, जो नहीं थे जिनको फोन पे बाद में बात किया गया। उसमें कुछ बात हुई कि हमारी आज हम नहीं दे पा रहे हैं, आपने भी एक नाम प्रपोज किया है, उनका और मल्लिकार्जुन का आपसी रंजिश है, वक्त की कमी है, हम सीट यहां दे रहे हैं, लेकिन हम आपकी कौम का, हमारी कौम का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो भी बात हुई। और सबने आखिर में कहा ठीक है, पार्टी का अगर ये फैसला है तो हम सब पार्टी के साथ खड़े हैं, ये बात हुई। अगर वही हम तकरार करके, अगर वही हमें इतना, हम उस मीटिंग को बाइकआउट करके आ जाते, जिस मीटिंग में सीएम थे, डिप्टी सीएम थे, सुरजेवाला साहब, ऐसा नहीं कि हमें बुलाकर बताया नहीं गया, बात नहीं की गई, हमें ऑप्शन नहीं दिया गया। जब आखिर में एक पार्टी का फैसला होता है और उस फैसले में हम भी शुमार हैं और हमारे सामने होता है और हम सब ने हाँ भरी है, तो उसके साथ खड़ा होना सही है कि गलत बात है, ये मैं सबसे पूछना चाहता हूं। और जब पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, फाइट सीधी सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, तो बीजेपी को हराना और कांग्रेस को जिताना, जो लोग बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे थे वहां, हम जैसे लोग, और कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे थे, क्या हम कौम के गद्दार हो गए? तो कल आरएसएस बीजेपी को हराना कौम के मुफाद में है, और उन आरएसएस और बीजेपी को जिताना कौम के साथ वफादारी है। ये कौन सी सियासत, नई सियासत कब से आ गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा।
आज मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, और अब तक मैंने किसी भी, मैं आपको यह कहना चाहूंगा, वाज़ेह तौर पर कहूंगा, ना हमने किसी लीडर की शिकायत की है, ना हमने पार्टी में पूछा है कि किसी पर एक्शन लिया जाए, ना हमने किसी की इस्तीफे की मांग की है। जो लोग, हम तो सिर्फ एमएलए हैं, जो लोग पावर में हैं, जो लोग इख्तिदार में हैं, जो लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, हमने कभी उनकी ना तनकीद की, ना उनकी कंप्लेंट की, ना उनका इस्तीफा मांगा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, किसने क्या किया है, इतनी बड़ी पार्टी है तो नजर रखेगी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। ना कोई कंप्लेंट किया गया, ना कोई रिपोर्ट दी गई, ना किसी का इस्तीफा मांगा गया हमारी तरफ से, जानिब से। पार्टी जो करती है वो उनकी और पार्टी के दरमियान की बात है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में किस तरीके से लोग उनको बात करने पर मजबूर किया जा रहा है, किसी को गलत सलत उकसा कर भी बात करवा रहे हैं। वैसे तो पूरे रियासत में हमारे भी फॉलोअर्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि हवा के झोंके में आए हैं, हमारे भी फॉलोअर्स हैं, जमीन से काम कर कर उभर कर आए, हम भी सही गलत की तमीज भी रखते हैं। बहुत बड़ा स्ट्रगल, बहुत बड़ी जिद्दोजहद कर कर यहां तक आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की मेहरबानी पर, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, किसी फर्द की मेहरबानी पर नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ये हमारी क़यादत का मयार इतना है कि कोई अपने खुद के दम पर इस कौम की हिमायत में, इस मुल्क के दुश्मन आरएसएस बीजेपी की मुखालिफत में अगर जाकर वहां काम करता है, तो वो कौम का गद्दार अगर उसको सोशल मीडिया में चंद लोगों को पैसा देकर, चंद लोगों को उकसा कर या गलत फहमी का शिकार बना करके कहलवा दिया जाए, तो क्या हमारी क़यादत का मयार इतना ही है? अगर मान लीजिए मैं तनकीद भी करता हूं किसी की, तो जमहूरियत में कोई किसी की तनकीद नहीं कर सकता। सवाल उसी से होता है जो इख्तिदार में है, तो आप उसका जवाब इस तरीके से देंगे। यह अलग बात है कि हमारी तालीम और तरबियत जो है, जिस तहजीब के साथ हमें पाला पोसा गया है, वो हमें इजाजत नहीं देती कि हम उस तरीके का काम उसी अंदाज में उसका जवाब दें। यह अलग बात है। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि इस कौम को उसके सामने पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करना है, जिसका मुकाबला हमें करना है। एसआईआर एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है इसी महीने में। एसआईआर नहीं है, एनआरसी है, ये पीछे के दरवाजे से। आप उस आरएसएस बीजेपी को जिताने के लिए चंद लोग अपना सरमाया लगा रहे हैं, चंद लोग अपनी मेहनतें, अपना पसीना, अपना जज्बा, किसको जिताने के लिए? बीजेपी को जिताने के लिए, आरएसएस को जिताने के लिए। शर्म आनी चाहिए। एक नादान कौम को आप समझ गए कि सब लोग नादान हैं, कोई समझ नहीं सकता, कोई आप अपने हमारे सियासी इख्तिलाफात कुछ भी हों, हमारा सियासी मुफाद कुछ भी हो, लेकिन जब हमें इस कौम की फलाह का फैसला लेना है, सोचना है, तो बहुत दूर तक सोचना हो। इसके दूर पा नताइज क्या होंगे अगर एक दावनगरे जैसे एक अमन पसंद शहर में अगर हम आरएसएस का बीज पेर कर उस पौधे को फल फूलने के लिए
खाद डालकर, पानी डालकर उसको बड़ा कर आ गए, हम तो बेंगलोर आ जाएंगे वापस, हम तो अपने अपने जगह चले जाएंगे, लेकिन झेलेगा कौन इन्हें वहां, ये भी तो सोचना चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना है कि पहली बात, अगर वो सीट हमारे नुमाइंदे को नहीं मिली, मुस्लिम नुमाइंदे को नहीं मिली, तो उसके जिम्मेदार हम सब हैं। मैं किसी एक दो लोगों को अलग नहीं कर रहा हूं, मैं खुद मिला करके बोल रहा हूं, हम सब हैं। दूसरी बात, जब सीट का फैसला हो गया, उस फैसले में हम सबको साथ में एक टेबल पे बिठा करके फैसला किया गया, और हमें कॉम्पनसेट कैसा किया जाएगा इस कौम को, उसका भी कुछ फार्मूला बताया गया। वो पार्टी के अंदर की बात है, ये सब हम सब मिलके। और तीसरी बात, जब इलेक्शन शुरू हो गया, तो जब फाइट हमारी जो है बीजेपी के खिलाफ है, तो हमें किसका साथ देना चाहिए? और हमें जो सही लगा कि कांग्रेस जीतनी चाहिए और बीजेपी आरएसएस हारनी चाहिए, वो हमने किया। तो इतनी ही मैं बात कहना चाह रहा था, अगर कुछ है तो आप। सर, एक सवाल ये है, जैसे कि आपने कहा कि फाइनल डिसीजन से पहले अखिलेश लीडर्स जो है एमएलए सब बैठे थे, उसमें यासिर पठान साहब ने उस बात की मुखालिफत की और नाम देने की। उस मीटिंग को लीड कौन कर रहे थे? नसीर अहमद साहब थे, जमीर अहमद साहब थे, सब थे, क्योंकि मतलब एक आम राय बनती है, सीनियर लीडर्स हैं, जब वो लोग फैसला लेते हैं तो सबको सुनना पड़ता है, तो फैसला लिया गया उस तरीके से। हालांकि हम उसमें मुतमईन नहीं थे, क्योंकि समझ में आता है, अगर आप एक फर्द के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे, या हमें एक मुस्लिम नुमाइंदा चाहिए, ये बी सी डी ई ये 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, इसमें से दीजिए, नहीं है मल्लिकार्जुन पे छोड़ देते हैं कि आप चुन कर दे दीजिए, ऐसा होना चाहिए था ना। यही आप क़ियादत किसको कहते हैं? जो पूरी मसलिहत के साथ काम करे, और किसी का भी फॉलोअर क्यों ना, किसी का भी फॉलोअर क्यों ना, हमारी कौम का नुमाइंदा बनना चाहिए, ये हमारा मंशा होना चाहिए। और ये मैं खुलकर कह रहा हूं, ये कोई सब लोग उसके गवाह हैं, विटनेस है, और कोई इससे नकार नहीं सकता। ये सब हमारा फेलियर है कि हम वो सीट नहीं ले पाए। आखिर में अनवर बादशाह का नाम है, वो हमारे सामने बात नहीं हो पाई, बताया हमें बाद में लीडर्स ने बताया कि जमीर साहब ने आखिरी में, जमीर साहब और नसीर साहब ने, अगर जब्बार साहब का नहीं होता तो अनवर बादशाह का नाम प्रपोज किया था, वो हमारे सामने नहीं हुआ था। लेकिन चूंकि वो मीटिंग में जिक्र नहीं हुई, क्योंकि वो उस डिस्ट्रिक्ट के नहीं थे, इसीलिए उनका नाम सीरियसली नहीं लिया गया। यह हमें बाद में पता चली, उस मीटिंग में सिर्फ एक ही नाम, जब्बार साहब का नाम, और इनको नहीं तो आप किसी को भी दे दें, इस तरीके की बात की गई। एक सीनियर लीडर ने की, अगर सीएम साहब को की कि अगर आप जब्बार साहब को नहीं देते तो आपकी कौम को दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम। सर, इसका एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जब्बार साहब वाहिद शख्स कम्युनिटी है नहीं, मैं क्या है, वो भी दावनगिरे में है, तीसरी बार एमएलसी है, हमारी पार्टी से ही है। चूंकि वहां पे हम सीट नहीं दे पा रहे थे, पार्टी ने उनको एमएलसी बना रखा था, और उनका भी हक है पूछना, कोई उसके हर्ज नहीं है। लेकिन एज ए कम्युनिटी लीडरशिप जब हम बैठते हैं, जब हम फैसला लेते हैं कि हम पार्टी से कैसे बात करें, तब हमारा रोल क्या होना चाहिए, किस नवीयत से हमें बात करनी चाहिए, कैसे उसको प्रपोज करना चाहिए, कितने नाम प्रपोज करने चाहिए। अगर आप एक नाम पे स्टिक हो जाए तो आप कौम के लिए नहीं मांग रहे, आप उस फर्द के लिए मांग रहे हैं। अगर हम कहते ठीक है जब्बार साहब से नहीं आज हालात नहीं है साजगार, ठीक है, फला आदमी को बता दीजिए, फला आदमी है, फला आदमी है, फला आदमी, 5 नाम नहीं, ये 5 भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मल्लिकार्जुन से पूछ लीजिए, उन्हीं का कोई फॉलोअर होगा, उन्हीं का कोई साथी होगा, उनका दोस्त होगा, पार्टी का लीडर जो उनके साथ जुड़ा है, कोई बात नहीं, हमारा कौम का आदमी होगा तो उसको आगे लाएं, हम सब मिलकर काम करें।
सर आप जब कह रहे हैं मल्टीपल नाम रखना चाहिए था, आप उसमें थे मीटिंग में, सारे मुस्लिम लीडर थे, सबको क्या था नाम रखने का, एक ही नाम के बीच आप नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, सब लोग अलग अलग जाकर। नहीं सर, जब मीटिंग हुई माइनॉरिटी लीडर्स की, सारे एकजुट होकर कोई फिर से वही मैं बोल रहा हूं ना, जब फैसला एक ही नाम के लिए सब सीनियर्स मिलकर कहते हैं कि नहीं एक ही देना चाहिए, तो आप अलग अलग जाकर सबको नाम अलग अलग नहीं देते। उतना ही तो कम से कम हम लोगों में एक मिनिमम डिसेंसी जिसे कहते हैं वो मेंटेन करना चाहिए। तो क्या आगे जाकर क्या पैगाम देंगे पार्टी लीडरशिप को, क्या हम अगर अलग अलग जाकर अलग अलग लोगों का नाम देंगे? तो ये हमें ये सबक सीखना है, ये आखिरी नहीं है। इसके बाद ऐसे कई हल्के आएंगे जिनमें हमें हमारे नुमाइंदों को आगे रखकर सीट लेनी होगी, जिताना होगा। हम लोग 9 लोग जीत के आए थे, हम सब मिलकर खड़े रहे, यासिर पठान जीत के आए, 10 हुए। ऐसे कई मौके आएंगे आगे भी, लेकिन जो गलतियां हमने की हैं उसका एतराफ भी होना चाहिए, उसको सही भी करना चाहिए, और लोगों में गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि चंद लोग हैं जो कौम के कैंडिडेट के लिए, नुमाइंदगी के लिए लड़ रहे हैं, चंद लोग नहीं लड़ रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? सबने लड़ाई लड़ी है, लेकिन फर्क क्या था कि हमने जो फैसला ले लिया कि एक आदमी के लिए हम बात कर रहे हैं, वहां पे लोकल लोग 5-7 अच्छे एस्पिरेंट्स थे, हमने कभी उनकी मीटिंग नहीं बुलाई। उनको बुलाना चाहिए था, बात करना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी, एक लिस्ट पैनल ऑफ नेम बनाने चाहिए थे। सिर्फ नाम मुस्लिम को दीजिए बोल के आप एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ऐसे नहीं होता है। नाम नहीं देना चाहिए था। नहीं नहीं, नाम एक नाम नहीं, पांच सात नाम देने चाहिए थे, ठीक है। और ये भी कहना चाहिए था ये 5-7 नाम में से कोई सूटेबल नहीं है तो उसी को मल्लिकार्जुन से बात कर आप करें। ये नहीं हुआ। तो ये नहीं हुआ, लेकिन ये मामला जो अब्दुल जब्बार साहब तक महदूद था। अब लेकिन तलवार जो है नसीर अहमद पर लटक गई, एक लीडर खत्म हो रहा है। खत्म कोई बात नहीं, नहीं सुनिए, ये बात नहीं है, ये बात नहीं। आप कुर्बान बार कहां जा रहे हैं? सुनिए मेरी बात। नहीं, आप सुनिए। कोई एक लीडर इतने साल नुमाइंदगी किया है और आज किसी और को भी मिलेगा, वो भी वही काम करेगा, वहां बैठकर नुमाइंदगी करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक फर्द पर ये पूरी कौम का मुस्तकबिल उसी के कंधों पर, ऐसा नहीं होता है। ये जो है पार्टी और उन लोगों के बीच की बात है, ठीक है। हमारे तरफ से ना किसी के पर शिकायत की गई है, ना किसी के एक्शन की बात की गई, ना शिकायत की गई, ना बहुत खुले तौर पर हम कह रहे हैं, ठीक है। भी एक सीनियर लीडर हैं काफी। नहीं, वो और पार्टी के बीच कुछ तो हुआ होगा, क्या हुआ होगा वो बात करेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ माइनॉरिटी विंग तक है या काउंसिल से भी इस्तीफा देंगे? नहीं, देखिए माइनॉरिटी विंग से उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसमें इख्तिदार है वो उन्होंने रखा है अपने पास। भागलपुर से जो रिपोर्ट्स है, नसीर अहमद साहब मानते हैं उनको जिम्मेदारी दी गई थी जो भी है, तो 15 दिन तक वहां पर रहकर उन्होंने देखिए किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी उन सबको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। किसने क्या जिम्मेदारी निभाई और किसने नहीं निभाई उनको भी मालूम है, पार्टी को भी मालूम है, ठीक है। उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं किसी लीडर को इनफरादी तौर पर मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, ये मैं आज आपको खुले तौर पर, मेरी जो बात है आज आपने मेरे दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कन्नड़ा में भी देखे होंगे, इंग्लिश में भी देखे होंगे। मैंने आप लोगों से बात नहीं की थी, आज मैं कर रहा हूं। मैं किसी लीडर का नाम नहीं लिया हूं, किसी के ऊपर तनकीद नहीं किया हूं, किसी के ऊपर कंप्लेंट नहीं किया हूं, किसी का इस्तीफा की मांग नहीं किया हूं। मैंने इतना कहा है कि आप जो मुझे गद्दार कहकर चंद लोग हीरो बनने का जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं वहां बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए गया था।
वो काम मैं करके आया हूं। ठीक है, तो फिर कंप्लेंट कौन करेगा? एक सर मीटिंग में तमाम एमएलए रहे, इसके मिनिस्टर्स भी रहे, जो भी बात हुई अंदर हुई वो लोगों को तो मतलब नहीं पता था, लेकिन अलबत्ता कैंपेनिंग के वक्त जो है कई एमएलए आए, मिनिस्टर्स आए, फिर भी एक ही एमएलए को टारगेट करना, उसके खिलाफ वीडियोस बनाना और सोशल मीडिया पे ट्रोल करना, ये कहाँ तक सच है? इस पर क्या कार्रवाई? देखिए, हमेशा से जो उभरता है, जो सामने की बात करता है, मुस्तकबिल की बात करता है, ठीक है, और जिसमें सलाहियत है, उसी को टारगेट किया जाता है। और जिसमें सलाहियत है उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं, मैं देखता भी नहीं हूं कि क्या, मैं जानता हूं जो लोग जिनको उकसाकर मेरे खिलाफ अगर कोई वीडियो डलवा भी रहे हैं या किसी और के खिलाफ भी डलवा रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि क्या सियासत है। वो लोग नादान है बेचारे, वो समझते नहीं है, कुछ ना कुछ बोलेंगे। जमहूरियत में सबको अपना अपना काम करना ये उनका फर्ज है, वो करें, लेकिन खुदरत का कानून भी यह है कि जो उभरता है उसी को टारगेट किया जाता है। जिसके पास जज्बा है, जिसके पास सलाहियत है, जिसके पास दूरंदेशी है, उसी को टारगेट किया जाता है। और जो टारगेट किया जाता है, जो टारगेट का शिकार होता है, वही लीडर बन के उभरता है। इनसिक्योर जो लीडर होता है, जिसे एहसास कमतरी है, वो परेशान होता है। जो सिक्योर्ड होता है वो परेशान नहीं होता है, इस चीज से घबराता नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट क्लियर है। इस कौम को किस ऑर्गेनाइजेशन से परेशानी है, हमारा दुश्मन कौन है, इस मुल्क का दुश्मन कौन है, इस मुल्क के समाज को कौन तोड़ना चाह रहा है, कौन इस समाज में जहर घोलना चाह रहा है, यही बीजेपी आरएसएस है। इसके खिलाफ लड़ाई कोई भी कुर्बानी क्यों ना हो देकर करनी चाहिए, तो हम लोग कर रहे हैं, करेंगे। तो इलेक्शन का जो रिजल्ट नहीं आया, तो अभी वक्त है नताइज को ऐलान होने में, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक सीनियर लीडर के खिलाफ खुलेआम कार्रवाई की जा रही है, और इससे जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीडर्स मुत्तहिद नहीं है, इंतशार में मुब्तला है। तो एक के बाद एक क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीडरों को खत्म करती भी आ रही है? कि ये आपका नरेशन है, चंद लोगों के कारनामों को छुपाने के लिए आपका नरेशन। सर एक सवाल ये भी है, जिस तरह आपने कहा कि पार्टी जानती है कि किसने पार्टी के हित में या कम्युनिटी के हित में काम किया है, किसने मुखालिफत की है। पार्टी तो जानती है क्योंकि उनके पास ऑब्जर्वर्स हैं, लेकिन आम जो मासूम आवाम है उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। एक तरफ ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि आप कम्युनिटी के खिलाफ हैं, और कोई एक लीडर है जो कम्युनिटी के साथ खड़ा है, क्योंकि उनके पॉकेट्स जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के बयान जो है रोजाना जारी करते हैं। पार्टी जानती है, पार्टी का एक अलग सब्जेक्ट है, आम लोगों को सही डायरेक्शन कैसे? देखिए, जितने लोगों ने जिन्होंने भी वहां पे खुले तौर पर या अंदर बाहर कर अंदर चेहरा कुछ रखकर वहां पे कुछ और करवाया है, ये सब आखिरकार बीजेपी को जिताना चाहते थे, क्योंकि कोई और पार्टी नहीं थी, मुकाबला दो ही पार्टियों में था। जितने दूसरे पार्टियां थे वो कांग्रेस का वोट काटने के लिए लड़वाया जा रहा, ठीक है। ये बेसिक मैथ है, या तो आप बीजेपी के साथ थे या तो कांग्रेस के साथ थे। वहां वही उतनी सियासत थी जो एक छोटा बच्चा भी अगर समझ सकता है, जिसको शऊर है, वो बता देता है। और हमने बीजेपी की मुखालिफत की है और कांग्रेस पार्टी का काम किया है। किसने क्या किया, क्या नहीं किया, आने वाले दिन वो बताएंगे। अगर खुदा ना करे वहां पे हमने काम ना किया होता तो आज बीजेपी जीतने की पोजीशन पे आ जाती, और एक अमन पसंद शहर जहां पे हमारी कौम मेहनत कर मशक्कत कर अपनी जिंदगियां गुजार रही, उनके लिए हम बहुत बड़ी मुसीबत उनके ऊपर डालकर हमारी सियासत के लिए
हमारी क़ियादत को साबित करने के लिए, हमारे सियासी मुफाद के लिए हम उन पर ये मुसीबत, बीजेपी आरएसएस वाली मुसीबत उन पर आयत कर हम आ जाते। यानी अनानी के लिए कौम को दाव पर लगाना। बिल्कुल होता। रिजवान साहब वहाँ 20 दिन क़याम करके इलेक्शन चला कर, नहीं 20 दिन नहीं, मैं 8-9 दिन ही 10 था दिन वहाँ। चलिए 10 दिन से क़याम करके इलेक्शन चलाने के बाद अब इन पोलिंग के बाद आपने जो असेसमेंट किया वो क्या है? इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हालांकि वोट बांटने का बहुत बड़े एफर्ट्स हुए, बहुत बड़ी कोशिशें हुई हैं, थोड़ा वोट बटेगा भी, लेकिन इतना नहीं बटेगा कि हम शिकस्त हो जाएं। इंशाल्लाह हम जीतेंगे और बीजेपी को इस बार वो कुछ उम्मीद में बैठे हैं बीजेपी के लोग कि हम कैसे भी इनमें मुसलमानों में फूट पड़ गई है, खुद मुसलमान बीजेपी को जिताने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन सारे बीजेपी के वर्कर्स से, कायदीन से कहना चाहूँगा कि ये आप जो खुश होकर आपके घरों में बैठे हैं, 4 तारीख के दिन आप बीजेपी के लोग मायूस होंगे। सर एक और सवाल लेते हैं। एक तरफ जो है बिहाइंड द स्क्रीन कांग्रेस को हराने की पूरी कोशिश की गई, फिर भी जो है पॉइंट को एयर में रखा गया है, मतलब सिक्के को उछाला गया है। अगर कांग्रेस जीतती है तो एडवांटेज भी ले लेंगे, यानी आमतौर पर जैसे शहीदों में उंगली कटा करके नाम ले लेना, इस तरह का। देखिए मैं उस सियासत में ही नहीं जाऊंगा। आप एडवांटेज ले लें, कोई जीत, अगर कांग्रेस जीत रही है इंशाल्लाह, अगर नहीं मुझे तो पूरा यकीन, इसका सहरा आप बांध लें, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम किसी भी जगह पे, किसी भी हल्के में क्यों ना हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने काम किया है और बीजेपी की मुखालिफत नहीं किया है। हम इस बात से खुश हैं कि वहां पे बीजेपी हारा और कांग्रेस पार्टी जीती। लेकिन अवाम की Sir, Davangere by-election, has it created cracks between Muslim leaders after the by-poll? No, it's not about the cracks, about any Muslim leadership and all. It is about the way you think about what are the challenges for the community. But these cracks Okay. are visibly different, visible now. See, cracks, what are the cracks? My stand, no, please listen to me. My principles say that I have to oppose the RSS and BJP at any cost, at any level, because they are the problem for this country, not only for our community, in any election. And when the seat was announced, that seat was announced taking all the Muslim leaders into confidence, even those who are portraying that they are not happy. It is a injustice to the community. Even those leaders concurred when the seat was announced, right? And there was a formula given how the Muslim community will be compensated to all the leaders in the party. Everybody concurred. Everybody gave their concurrence. Only then the seat was announced. When the seat was announced, the competition was between, the fight was between Congress on one side and BJP on the other side. And how is it in the interest of our community that BJP and RSS win the election? How is it in the interest of our community? Please tell me. Why did few leaders and why did their workers and supporters created so much confusion on the ground in Davangere, worked against the Congress party, openly trying to divide the minority votes to help the BJP? How is it that in the interest of the community? It is not in the interest of the community or the country that the RSS BJP win the election. If I have gone there to defeat the BJP and RSS and make the Congress candidate win, I have been branded that you are against the community. I didn't knew that till now. I was always thought that these are the people who are creating trouble for our community. And when did the RSS and BJP become the well-wishers of our community? Here's my question. Sir, last question. You may say right now all is well within the Muslim community in Congress. All is well. What is there? What is there? Following the See, resignations. if somebody resigns, somebody else will take over. See, there is no dearth of leadership in the Congress party or in the community. And community cannot be depending on just one or two people. Every political leader
has the community interest in mind, including the senior leaders, whomever you are mentioning, I am not mentioning any name, including me, we all have community's interest paramount in our mind and our heart. And this community has never dependent on one or two people. We have enough leaders who are concerned, who are informed, who have capabilities to stand with the community.